हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ो पढ़ाओ में। आज हम इतिहास का पार्ट 2 क्लास 6 का स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक जो होता है आखेट खाद्य संग्राहक क्या होता है, पहले इसे समझेंगे। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, हम उन्हें आज शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। उन्हें हमने नाम दिया है शिकारी खाद्य संग्राहक। इसका नाम ये क्यों दिया है, इसके भी पीछे कारण है, क्योंकि उस समय के लोग अपना भोजन शिकार से इकट्ठा करते थे। शिकारी शिकार करके भोजन को इकट्ठा करते थे। भोजन के का इंतजाम करने की विधि के कारण इसका नाम रखा शिकारी खाद्य संग्राहक। सामान्यतः खाने के लिए वे लोग क्या करते थे, भोजन जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते, चिड़िया पकड़ते, फल मूल दाने पेड़ पौधे अंडे आदि इकट्ठा करते थे। और जैसे जैसे सीजन चेंज होता तो उसके अनुसार इन लोग को भोजन मिलता था। पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करते थे उस समय। इसीलिए इनका नाम शिकारी खाद्य संग्राहक या आखेटक खाद्य संग्राहक इनका नाम रखा गया। तो ये सब कर पाना इतना आसान नहीं था शुरू से ही, क्योंकि शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना ये बड़ा मुश्किल का काम था। क्यों? क्योंकि उस समय भी ऐसे जानवर हुआ करते थे जो इंसानों से पहले शिकार कर लिया करते थे, या शिकार करने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी होती है। तो मनुष्यों में ये सतर्कता जानवरों के तो बाद ही आती है। जानवर ज्यादा फुर्तीले, ज्यादा एक्टिव होते थे, तो कभी कभी क्या होता था कि जानवर ही शिकार कर लिया करते थे, तो मनुष्य क्या करते, मनुष्य भूखे रह जाते थे। तो उनको खाना मिले तो उनसे खाना ले सके, तो उसको मनुष्यों को क्या होता था कि जानवरों से ज्यादा एक्टिव होना पड़ता था, सतर्क जागरूक तेज होना पड़ता था। कई बार जानकारी भी जरूरी होती थी कि कौन से पौधे या कौन से पौधे पर उगने वाले फल मूल को खाएं या ना खाएं, इसका जानकारी होना भी जरूरी होता है। तो ऐसे समुदाय को ये सब जानकारी रहती थी, तभी जाके वो लोग शिकार कर पाते थे, भोजन इकट्ठा कर पाते थे। अब ऐसे शिकारी खाद्य संग्राहक या आखेटक खाद्य संग्राहक लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे, हमेशा आना जाना लगा रहता था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो पहला कारण तो था कि वे एक जगह पर अगर बहुत दिन तक रहते थे तो वहां का संसाधन जो था, वहां के जानवर, वहां के फल पौधे सब खाकर खत्म कर देते थे। तो और भोजन की खोज के लिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए, या जो मवेशी जो जानवरों को पाल कर रखे उनका चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जानवरों के पीछे पीछे इंसानों को भी जाना पड़ता था। इसी कारण से क्या होता था कि ये आखेटक खाद्य संग्राहक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि सीजनल फ्रूट, सीजनल फल जो होते थे, कि आज इस सीजन में विभिन्न पेड़ पौधे पर फल फूल अलग अलग मौसम में रहते हैं, तो वो अलग अलग सीजन में इस जगह पे आते, कोई खास जगह पर आते थे, तो इस कारण से वो घूमते ही रहते थे। चौथा कारण हो सकता था कि पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, तो पानी की खोज के लिए भी उन्हें जाना पड़ता था। हालांकि उस समय पानी की सुविधा उपलब्ध होगी, नहीं सूखता होगा, फिर भी बारिश के बाद हर झील नदियां ज्यादा भरती होगी, या बारिश के बाद ही किसी फिक्स जगह पर आता होगा, तो सूखा वाला जो जगह है वहां पर तो लोग अधिकतर ट्रेवल करने के लिए मजबूर हो जाते होंगे पानी के लिए। इधर जाना, यहाँ नहीं है तो हमें उधर जाना होगा, उधर जाना होगा ट्रेवल करने के लिए। इसके बाद और भी घूमने फिरने के कारण वो लोग ट्रेवल किया करते थे। तब अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो ये लोग ट्रेवल क्यों करते थे, तो ये इतिहास के अनुसार अंदाजा लगाया जाता है कि ये कारण हो सकता है कि इस कारण से ये लोग ट्रेवल करते थे। अब ये लोग शिकार करते थे तो उसके लिए कुछ तो औजार लगते होंगे, तो औजारों का निर्माण कैसे हुआ और औजार के निर्माण के साथ आग की खोज कैसे हुई, इसको जानना है।
इतिहास में अब हम ये पढ़ेंगे कि औजार, सोचिए उस समय के औजार अभी बने हुए औजारों से कितने भिन्न होते होंगे। उस समय आग की खोज और अभी उसी आग का उपयोग किया जाता है, उसका रूप कितना चेंज हुआ है, कितना जरूरी था आग का आविष्कार, ये हमें आज समझ आता है। तो चलिए पढ़ते हैं औजारों का निर्माण कैसे हुआ और आग की खोज कैसे हुई। तो पुरातत्वविद कहते हैं, पुराने समय के आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, तो औजारों का निर्माण जो है पत्थर, लकड़ी, हड्डियों से बनाए गए औजार होते थे उस समय। इसका प्रयोग मांस काटने, पेड़ की छाल छीलने, चमड़ा सीलने में होता था। तो संभव है कि हो सकता है कि ये लोग जो है अपने काम करने के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डी ये सबको तोड़ तोड़ कर बनाते होंगे। पत्थर के औजार अभी भी मिल जाते हैं। वे लोग इन औजारों का उपयोग मांस काटने, पेड़ छीलने ये सब में करते होंगे। तो ये औजार जहाँ बनाए जाते थे उस जगह को उद्योग स्थल कहते हैं। उस जगह जहाँ पर बनाए जाते थे कि पत्थर के औजार एक फिक्स जगह पे बन रहे हैं, वहां पे मिल रहे हैं, उस स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। तो औजारों का निर्माण इस कारण से हुआ था। अब कैसे पता करें कि अनेक स्थानों पर उद्योग स्थल थे जहाँ पर ये बनते थे, तो उसके विषय में हमें जानकारी कैसे मिलती है कि वहां पे फलाना जगह पे उद्योग स्थल थे। तो ऐसी जानकारी हमें कुछ कुछ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिले, कहीं पर आधे अधूरे उपकरण से पता चला कि हो सकता है कि यहाँ बना रहे होंगे, पूरा बना नहीं तो आधा छोड़कर वो चले गए होंगे। इस कारण से कुछ हो सकता है कि ठीक ना बने तो इसीलिए छोड़ दे, कुछ पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े मिले होंगे, इस कारण से उसे छोड़कर चलेगा। तो इससे पता चलता है कि हाँ उस जगह पे उद्योग स्थल हुआ करते थे। कुछ ऐसे होते थे कि पत्थरों को बनाते बनाते कुछ लोग वहां रुक जाते थे, 1 दिन 2 दिन या कितने भी दिन रुकते होंगे। उस तरह की जगह को आवासीय और उद्योग, तो आवासीय और उद्योग स्थल उस तरह की जगहों को कहा जाता था जहां पर लोग अपना सामान अपना बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए रुक जाते थे। उस तरह के जगहों को आवासीय स्थल और उद्योग स्थल कहा जाता था। अब एक और शब्द आता है पूरा स्थल। पूरा स्थल किस जगह को कहा जाता है या क्या होते थे, तो जिस स्थान पर औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, अवशेष जहाँ मिले, जहाँ पे कुछ बचे कुचे जो उसके भाग मिले हैं, जैसे जिस स्थान पर औजार, कुछ आधा अधूरे औजार मिले, कुछ स्थान पे बर्तन मिले, कुछ इमारत के टूटे फूटे भाग मिले आधे अधूरे, तो ऐसी वस्तुओं के अवशेष जहाँ मिलते उस जगह को पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण जो है लोग अपने काम के लिए करते थे, तो इस तरह के जगह को पूरा स्थल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आग की खोज, पाषाण, आग की खोज के पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि पाषाण जो औजार था उसका निर्माण कैसे होता था पुराने समय में। तो इसका दो तरीका हुआ करता था। पुराने समय में इसका दो तरीका हुआ करता था। एक था पत्थर से पत्थर टकरा कर, एक था पत्थर से पत्थर टकरा कर, और दूसरा तरीका था शल्य, दबाव शल्य तकनीक। तो पत्थर से पत्थर टकरा कर कैसे होता था, जिस पत्थर का कोई औजार या हथियार बनाना होता था उसे एक हाथ में पकड़ा जाता था, दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी की तरह प्रयोग किया जाता था, चोट मारते थे दूसरे पर। तो इस तरह से पत्थर पर तब तक मारते थे तब तक जब तक शल्य निकाले जाते थे, और जिस तरह का आकार हमें चाहिए वो आकार अगर हमें मिल जाता था उसके बाद वो उपकरण पूरा हो गया। इस तरह से पत्थर टकरा कर भी औजारों का निर्माण होता था। दूसरा था दबाव शल्य तकनीक। इस विधि में क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था, मतलब एक नुकीली चीज को उस पर रख के हथौड़ी जैसा पत्थर उसी से मारा जाता था। हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिससे जैसा आकार चाहिए वैसा आकार मिल जाता था। तो ये दो तरीका होता था जिससे पाषाण औजार माने पत्थर के औजार तैयार किए जाते थे। दूसरा है आग की खोज कैसे हुई। अब हमें आग की खोज जो है वो
कुरनूल की गुफाओं से इसके प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर राख के कुछ अवशेष मिले हैं, तो जरूरी ये हो सकता है कि आरंभिक लोग जो है आग जलाना सीख गए थे। तो ये कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में है, वहाँ कुरनूल में राख के अवशेष मिले हैं। और जैसे कि आग का आविष्कार क्यों, प्रकाश के लिए, मांस को पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों से दूर रहने के लिए, इस तरह से आग का आविष्कार हुआ होगा। अब बदलती जलवायु में हम ये सीखना है कि ये लोग खेती करना कैसे सीखे, इससे भी हमें समझना होगा कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इसे हम समझते हैं। लगभग 12,000 साल पहले पृथ्वी की जलवायु जो है परिवर्तित होने लगी होगी। ये अंदाजा है कि इतने समय में परिवर्तन हुआ था। इसके फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी होगी। कई क्षेत्रों में घास के मैदान बन गए होंगे। घास के मैदान से इससे बारहसिंगा, भेड़, बकरी, हिरन और गाय जैसे जानवरों को खाकर, जो घास खाते उस तरह के जानवरों की संख्या बढ़ी होगी। इसके पीछे मनुष्य आए होंगे। तो इस तरह से हम अंदाजा लगाते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। तो शिकार करने वाले शिकारी भी आए होंगे, तो यहाँ खान पान की आदतें भी बदली होगी। तो धीरे धीरे करके, सबसे पहले तो ये लोग खेती करना नहीं जानते थे। क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं, जौ और धान जैसे प्राकृतिक अनाज शुरू में उगाए गए, उगने लगे। ये मनुष्यों द्वारा ने, प्रकृति के द्वारा पहले उगने लगे। तो इससे हो सकता है कि पुरुष, बच्चे, महिला जो भी है, ये लोग बटोरना शुरू किए और समय के साथ धीरे धीरे ये अनाज पक कर तैयार हुए और धीरे धीरे फिर मनुष्यों ने इसे खुद ही पैदा करना सीख लिया। प्रकृति ने एक बार सिखाया होगा, 2 बार सिखाया होगा, प्रकृति से देखकर मनुष्य ऐसा उसको, अनाज को तैयार करना सीख गए। उसके बाद पशुपालन। तो पशुपालन के जो सबूत है, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। शैल चित्रकला में, मतलब गुफाओं की दीवारों पर हमें कुछ चित्र मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में चित्र मिलते हैं, जिसमें चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य जो है जानवर के पीछे भाग रहा है। प्रारंभ में लोग शिकार, फल मूल का संग्रह किया करते थे और औजार बनाते थे, चित्र इस तरह का बनाते थे। तो इन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि जरूर मनुष्य जो है जानवरों का शिकार करते थे या उन्हें पालन पोषण करते थे। तो सबसे पहले जो है कुत्ते को पालतू बनाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को पाला गया। अब इसके बाद आता है कि जब अनाज उगाना सीख गए तो भंडारण करना। तो ये भंडारण, जैसे बताया गया कि धीरे धीरे करके मनुष्य जो है उन अनाजों को रखना सीखा, पैदा करना सीखा, तो उसके बाद उसको भंडारित करना भी सीखा। अनाज को भोजन और बीज के रूप में सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तन, टोकरी, गड्ढे जैसे स्टोरेज बनाए गए और उसमें भंडारण के लिए उसे रखा गया। अच्छा, इसके बाद हमें प्रमुख पूरा स्थल की चर्चा हमने की, जहां से पूरा स्थल के बारे में जब हमने पढ़ा तो जिस स्थान पर औजार, बर्तन, इमारत मिलते हैं उस स्थान को पूरा स्थल कहते हैं। तो सबसे पहला पूरा स्थल क्या मिला था हमें, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। नवपाषाण युग की देन है। वहां पे हमें गेहूं, जौ, चौकोर घर और बकरी के साथ कब्र, जिसमें बकरी भी दफनाया गया था, उस तरह की चीजें मिली थी। बुर्ज होम हमें पूरा स्थल मिला है, आर्कियोलॉजिकल साइट जिसको बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में है, दाओजली जो है असम में है। और सब जगह से, जैसे दाओजली असम से हमें मिला है कुछ पत्थर, खरल मूसल मतलब कुछ अनाज, कुरनूल जो है वहां से राख के अवशेष मिले हैं, भीमबेटका से गुफाएं, प्राकृतिक शैल चिकित्सा के, बुर्ज होम में हमें जमीन के नीचे बने घर, चूल्हे, गर्तावास, ये सब चीज की का हमें मिला है। ये सब पूरा स्थल है। अच्छा, अब पूरा स्थल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये समय होता क्या है, इसे हम थोड़ा सा जानेंगे, तभी जाकर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हम कह रहे हैं नवपाषाण, पूरा पाषाण, ये क्या है। इसे हम पहले ये समझेंगे तब हमें समझ आएगा। तो पूरा पाषाण काल जो है
20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को समझ लेते हैं। पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक की जो समय सीमा है, जो समय है इसके बीच का, इसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। मतलब 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले जो बीच का समय है उसे कहते हैं आरंभिक शिकारी और संग्राहक समय, पूरा पाषाण काल इसे कहते हैं। अब मध्य पाषाण काल कहेंगे क्या? 12,000 साल से 10,000 साल पहले, 12,000 साल से पहले और उसके बाद 10,000 साल के पहले का जो बीच का समय है उसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। लघु पाषाण औजार भी कहते हैं इसे। यहाँ पे औजारों का आविष्कार भी हुआ था। इस समय को लघु पाषाण औजार भी कहते हैं। स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। नव पाषाण काल में क्या हो, 10,000 साल पहले पूर्व से आरंभ तक, 10,000 साल पहले जो समय था, आज से 10,000 साल पहले का जो समय था, वो नव पाषाण काल कहलाया। इसमें खेती, पशुपालन, स्थायी गांव, ये सब का शुरुआत हुआ था। ये था समय सीमा। इसी से हम लोग समय निकालते हैं कि नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल क्या हुआ। ये समय को याद रखना जरूरी, कब से कब तक, कि कितने से कितने समय के बीच का ये जो घटना है ये होता है समय सीमा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हमने इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस किया, ये पूरा चैप्टर हमने आज डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।